नमस्कार शिक्षकगण, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। जहाँ पे सी टेट एंड टेट की स्पेशल क्लास चल रही है, वो भी पूरे सिलेबस के अनुसार। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 20 और सेक्शन नंबर ग है ये, अधिगम और अध्यापक। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। मतलब बच्चों में कुछ सीखने को लेकर के कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, कौन कौन सी उनकी सोच होती है। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों में रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना और बच्चों की क्या त्रुटियां हैं, कैसे बच्चे गलती करते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत। मतलब कि बच्चों में सीखने को लेकर, अधिगम को लेकर के वैकल्पिक मतलब अनेक प्रकार की जो अवधारणाएं आती हैं वो कहाँ से आती है, उनका क्या स्रोत है। स्रोत का अर्थ जैसे मान लीजिए कहा जाए जल स्रोत, तो जल स्रोत का अर्थ होता है कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो कुआं, नदी, हैंडपंप, ये सारा स्रोत है। ठीक है ना। उसी तरह बच्चों में अधिगम के लिए वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत, ये स्रोत कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला है कि परिवार में होने वाली विविध गतिविधियों, यानी कि हमारी जो फैमिली है इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, घटनाएं होती हैं एवं क्रियाकलाप और विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। से बालक के मन में विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का उदय होता है। यानी बच्चा जो अपने घर में सारा चीज देखता है, सुबह से लेकर सोने के वक्त तक, रात में जो भी घटनाएं होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उन सारे चीज़ों को बच्चा ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है तथा बालक सीखने का प्रयास करता है। और उस बच्चे को लगता है कि शायद यही जिंदगी है, इसी तरह रहना ही जिंदगी कहलाती है। तो उस चीज़ को वो क्या करना शुरू कर देता है, सीखने का प्रयास करता है उसी चीज़ को। यानी कि घर में अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बच्चा भी ठीक वही चीज़ सीख लेता है देख करके। अनुकरण बच्चों में क्या पाया जाता है, अनुकरण की व्यवस्था पाई जाती है। वो लोग अनुकरण करते हैं अपने से बड़ों को देखकर। तो इसलिए घर में जो भी माहौल रखा जाए तो वो अच्छा रखा जाए, ताकि बच्चे का भी सोच और बच्चे की भी जो क्रिया हो वो अच्छी हो। दूसरा है कि सामाजिक रीति रिवाज भी बालक में अधिगम संबंधी विभिन्न अवधारणाओं को जन्म देता है। रीति रिवाजों को बालक सरल एवं स्वाभाविक रूप में सीखता है। समाज का भी असर बच्चे पे पड़ता है कि समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों का स्वभाव कैसा है, लोग किन किन चीज़ों में विश्वास करते हैं। उस चीज़ को भी बच्चा काफ़ी आसानी से सीख जाता है। तो समाज का भी असर पड़ता है बच्चे पे। तीसरा स्रोत है संस्कृति के माध्यम से भी बालकों में अनेक प्रकार की अधिगम संबंधी अवधारणा विकसित होती है। संस्कृति, कल्चर, जैसे कि हमारे देश की सभ्यता है, यहाँ पे लोग जैसे कि शर्माते हैं। पश्चिमी सभ्यता है जैसे विदेशों की, तो उन लोगों में लाज शर्म हया ये सब नहीं होती है। लेकिन हमारे भारत की जो सभ्यता है इसमें काफ़ी लाज हया शर्म होती है, लोग एक दूसरे से मतलब शर्माते हैं। तो बच्चा इस चीज़ को भी देख के सीखता है कि मतलब ये हमारे देश की संस्कृति है, हमें ऐसे ही रहना चाहिए, तो वहाँ पे वो सीखता है। तो संस्कृति भी एक प्रकार का स्रोत है बच्चे के वैकल्पिक अवधारणा की। तथा बालक सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करता है। आत्मसात मतलब पूरी तरह से अपने अंदर उसे लेने की कोशिश करता है, किसको, जो वो अपने संस्कृति से सीखता है। चौथा है मित्र समूह द्वारा भी बालक विभिन्न अधिगम एवं अवधारणाओं को आत्मसात करते हुए रुचिपूर्ण ढंग से सीखता है। अब देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यानी जिन मित्रों के साथ वो खेलते हैं कूदते हैं, उनसे भी वे उनकी हर आदत को सीख लेते हैं। हाँ, मित्र अगर अच्छा है तो अच्छी आदत आ जाती है, और मित्र बुरा है तो उसके अंदर बुरी आदत आ जाती है। लेकिन अपने मित्रों से भी सीखता है वो। वह अपने मित्र वर्ग में निसंकोच रूप में संश्लेषण एवं विश्लेषण करता है। संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि मतलब पहले चीज को तोड़ कर एकदम समझना और फिर बाद में उसको एक सारांश के रूप में समझना।
जैसे बताया गया था कि कविता जब भी पढ़ा जाता है तो बच्चों को एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझाया जाता है, संश्लेषण, और फिर उसी पूरे लाइन को अपने मन से समझा दिया जाता है, तो विश्लेषण हो गया। तो बच्चे जो होते हैं निसंकोच हर चीज को तोड़ तोड़ के भी और उसे एक समरी के रूप में भी अपने आप में आत्मसात करते हैं, अब सीखते हैं अपने मित्र वर्ग से। पांचवा है कि तर्क के आधार पर भी बालक अधिगम संबंधी विभिन्न तथ्यों एवं परिकल्पनाओं को आत्मसात करता है, जिसके आधार पर उसका अधिगम स्तर तीव्र एवं स्थायी होता है। मतलब तर्क, तर्क होता है कि किसी चीज को लेकर बातें करनी। जैसे बच्चे के मन में सवाल उठा और कि आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, तो वो अपने से बड़े से पूछेगा, भाई क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, मतलब उसे नया है तो पूछेगा उसके मन में। अब आप उसको बताइएगा तो धीरे धीरे उसको वहां भी उस सीखने का एक मौका मिलता है। क्या सीखा कि आकाश वो हवाई जहाज है, आकाश में उड़ता है, क्यों उड़ता है, इन सारी चीजों की जानकारी उसे मिलने लगती है, वो सीखने लगता है। तो वहां से भी वो अधिगम का स्रोत बना लिया। 6 नंबर है, चिंतन की प्रक्रिया में भी बालक विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर विविध दृष्टिकोण से विचार करता है। चिंतन मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। बच्चे जब सोचते हैं तो वहां पे भी नए नए चीजों को सोचते हैं और सीखते हैं, तथा चिंतन के आधार पर स्थायी एवं शीघ्रता से सीखने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब तक चिंतन नहीं, कोई भी व्यक्ति के लिए है ये, अगर चिंतन हम नहीं करेंगे किसी काम को लेकर के तो उस काम को हम नहीं कर सकते हैं, उस काम को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं, उसमें हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चिंतन आवश्यक हो जाता है। फिर है कि 7 नंबर, प्रतिभाशाली एवं उच्च बौद्धिक स्तर वाले बालक विविध प्रकार के चिंतन करते हुए अधिगम संबंधित कल्पनाओं को जन्म देते हैं तथा सीखने का प्रयास करते हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब जो तेज बच्चे हैं या बौद्धिक स्तर पर यानी दिमाग से जो तेज बच्चे हैं, वे खुद चिंतन करते हुए नए नए चीज़ों का मतलब कल्पना करते हैं, और कल्पना के आधार पर भी वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। 8 नंबर है, संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया भी छात्रों में अधिगम संबंधी विविध परिकल्पनाओं को जन्म देती है। इससे छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता एवं स्थायित्व आता है। और अभी आप लोग को बताया कि संश्लेषण और विश्लेषण मैंने किसी चीज को छोटा छोटा करके समझना, एक एक भाग को समझना और फिर उसको एक समरी के रूप में समझने से भी बच्चों के अंदर सीखने की लालसा बढ़ती है और वो सीखते भी हैं। और वो जो सीखते हैं वो काफ़ी तेज़ी से सीखते हैं और वो अस्थायित्व होता है, मतलब उनके अंदर से कभी वो दिमाग से निकलता नहीं है। 9 नंबर स्रोत है कि धार्मिक क्रियाकलापों एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी छात्रों में अधिगम संबंधी विविध कल्पनाओं को जन्म मिलता है, तथा धार्मिक गतिविधियों से भी छात्र सीखता है। बच्चे धार्मिक क्रियाकलाप, जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ अष्टयाम हो रहा है, हिंदू धर्म है, तो आप भागवत करवा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आप मतलब यज्ञ करवा रहे हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ से सीखते हैं। उन्हें भी पता होता है कि हमारे जीवन का ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो उस चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर बैठा लेते हैं कि मुझे भी यही जीवन में करना है। आप मुस्लिम धर्म से हैं तो विभिन्न प्रकार के उनमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं धर्म को लेकर के, वो भी इस चीज़ को सीख लेते हैं। तो जिस धर्म में होंगे बच्चे, उसका भी असर बच्चे पे पड़ता है, धर्म का भी। 10 नंबर है, बालकों द्वारा भी विभिन्न अनुभवों के माध्यम से अधिगम संबंधी संप्रत्यय को प्राप्त किया जाता है। इसके आधार पर भी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। बालकों द्वारा विभिन्न अनुभव मतलब बच्चों में भी अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों में ही अनुभव होता है, बच्चे भी किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पर भी सीखने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर है, मनोदशा के आधार पर भी बालक विविध अधिगम संप्रत्यय होकर सीखता है। इसके आधार पर ही वह अपने कार्य, व्यवहार एवं व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मनोदशा यानी कि साइकोलॉजी, मतलब वो अपने मन के आधार पर, वो अपने सोच के आधार पर भी कुछ सीखता है, और वो सीख करके अपने व्यवहार में और व्यक्तित्व का निर्धारण भी करता है, उसका निर्माण करता है। और लास्ट है 12 नंबर, बालक में जब स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने का आदत जब पड़ता है उसमें, तब भी वह स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न अधिगम संबंधी कल्पनाओं को आत्मसात करता है और अधिगम करता है। यानी बच्चे में जब सेल्फ स्टडी आप लोग सुने होंगे,
तो सेल्फ स्टडी का जब गुण आ जाता है तब भी वो उस स्थिति में काफ़ी कुछ सीखता है अपने से, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इससे बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है, ये बात सही भी है। आदमी अगर खुद से पढ़े, खुद से सारा चीज़ का तैयारी करे, तो याद रखिएगा वो बहुत आगे निकल जाता है अन्य बच्चों की तुलना में। तो ये हो गए वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत कि कहाँ कहाँ से बच्चा ये सब सीखता है। अब आइए जानते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा कि बच्चों की त्रुटि मतलब होता है गलतियों को अधिगम के सार्थक पड़ाव के रूप में समझने की प्रक्रिया। कि मतलब बच्चे जो त्रुटि करते हैं सीखने के क्रम में, तो मतलब क्या ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आइए उसको समझा जाए। तो पहला हमारा कि अभिभावकों के सकारात्मक व्यवहार के कारण ही बालक अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संपन्न कर पाता है, तथा अभिभावकों का सकारात्मक व्यवहार ही त्रुटियों को अधिगम से संबंध कराता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभिभावकों के सकारात्मक व्यवहार, जब गार्जियन जो है माता पिता, अगर वो लोग सकारात्मक व्यवहार करते हैं मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से संपन्न कर पाता है, स्वतंत्र रूप से अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखता है। लेकिन वही अभिभावक, यहाँ पे मिस्टेक से सकारात्मक है नकारात्मक होगा, सौ की जगह न कर देना है, नकारात्मक व्यवहार ही त्रुटियों को अधिगम से संबंध करता है। लेकिन जब वही गार्जियन आपस में नकारात्मक व्यवहार करते हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वहीं से बच्चा जो सीखता है गलतियों को वहीं से सीखने का शुरुआत वो करता है, क्योंकि वो भी वही चीज़ करेगा जो उसके माता पिता कर रहे हैं, तो तो गलती तो करेगा ना। तो सीखा कहाँ से, तो वो अपने माता पिता से सीखा। दूसरा है कि शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार ही बालकों की त्रुटियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए छात्रों के अधिगम का प्रारंभ त्रुटियों एवं निरर्थक गतिविधियों से संपन्न करता है। मतलब अगर शिक्षक सकारात्मक व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो वो बालकों की त्रुटियों को समझेगा, वो भी किस रूप में, सकारात्मक रूप से, अच्छे से। ऐसा नहीं कि बच्चे की गलती को समझ करके और उसके साथ मतलब गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। नहीं, एक अच्छा शिक्षक उसके साथ सकारात्मक व्यवहार के साथ ही पता करेगा कि बच्चे में जो त्रुटि है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, ऐसा क्या किया जाए कि वो अधिगम से फिर से जुड़ जाए और जो भी निरर्थक गतिविधियां हैं उसे समाप्त कर दे, मतलब गलत कार्य उसे छोड़ दे। तीसरा है शिक्षक की सुविधादाता के रूप में भूमिका ही छात्रों को उनके त्रुटियां एवं निरर्थक गतिविधियों का अनुभव नहीं होने देती है, तथा त्रुटियों के प्रारंभ करके ही अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कराती है। यानी कि शिक्षक जो होता है वो बच्चे की गलतियों को, उनके निरर्थक मतलब बेकार की गतिविधियों को उन्हें अनुभव नहीं होने देता है। ऐसा नहीं कि टीचर कहेगा तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम मतलब कभी जीवन में नहीं कुछ कर सकते हो, ऐसी निगेटिविटी बात वो नहीं करेगा। वो पता है कि आपके अंदर कमी है, फिर भी आपको प्रोत्साहित करेगा, ताकि क्या करे कि आप त्रुटियों को समाप्त करके अधिगम की प्रक्रिया से जुड़ जाएं, मतलब सीखने की काम आप शुरू कर दें। फिर है 4 नंबर, शिक्षक की पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका ही बालक की त्रुटियों में इस प्रकार सुधार करती है कि बालक का अपनी त्रुटियों का अनुभव नहीं होता है तथा अधिगम की ओर अग्रसर होता है। यानी कि एक अच्छा शिक्षक ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसा ट्रीट करेगा, ऐसा व्यवहार रखेगा, आपको ऐसे पढ़ाएगा कि आपकी कमियों का आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अधिगम करना शुरू कर देंगे। विद्यालय का उचित एवं उपयोगी वातावरण ही छात्रों को स्वतंत्र रूप से गतिविधियों को संपन्न करने की प्रेरणा देता है। इन गतिविधियों को विद्यालय एवं शिक्षक के सहयोग से अधिगम गतिविधियों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि विद्यालय में अगर उचित एवं उपयोगी वातावरण होगा तो बच्चे स्वतंत्र रूप से कुछ सीखेंगे, और शिक्षक और विद्यालय के सहयोग से ही बच्चा अपने आप में परिवर्तन करता है। 6 नंबर है, शिक्षक कौशलों के प्रयोग से ही एक शिक्षक बालक की त्रुटियों एवं निरर्थक गतिविधियों को सार्थक एवं उपयोगी बनाकर बालक के अधिगम स्तर को कुछ करता है। 7 नंबर है, उचित संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक छात्र की त्रुटियों के कारणों को समझता है तथा उसको दूर करते हुए अधिगम से उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। यानी कि शिक्षक ही है जो बच्चे की गलतियों को जान करके उसे दूर करके और उसे अधिगम के साथ जोड़ने का काफ़ी प्रयास करता है। 8 नंबर है कि बालक की त्रुटियों को जब स्वीकार किया जाता है तो उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है तथा उसके उपरांत और सार्थक एवं उपयोगी गतिविधियों को संपन्न करने लगता है। यानी बालक जब अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो उसके बाद से वो गलती नहीं करेगा, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो और सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। 9 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक बालक को केंद्र मानता है
तथा उसकी त्रुटियों को भी सार्थक रूप में स्वीकार करते हुए अधिगम से जोड़ता है। यानी शिक्षक जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत वो बच्चे को केंद्र मानता है और मानता है कि चलो इसमें गलती है, लेकिन फिर भी उसको सार्थक रूप में स्वीकार करता है और उसे अधिगम से जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। अब आइए तीसरा हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है घर से संबंधित कार्यों में परिवार का वातावरण, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, परिवार में रहकर संवेगात्मक नियंत्रण एवं विकास, परिवार में सामाजिक गुणों का विकास एवं परिवार में रहकर सामाजिक रीति रिवाजों का ज्ञान आदि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी बच्चा अगर कुछ सीखता है तो उसमें परिवार का वातावरण कैसा है, माता पिता का शैक्षिक स्तर मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, वे परिवार में किस प्रकार का संवेगात्मक नियंत्रण रखते हैं मतलब किस प्रकार प्रेम घृणा सारे चीज किस प्रकार बने हुए हैं, परिवार का विकास क्या है, फिर सामाजिक गुणों का विकास क्या है, परिवार में रहकर रीति रिवाज का ज्ञान, इन सारे चीजों से बच्चा सीखने का प्रयास करता है। इन सारी चीजों का असर बच्चे पे पड़ता है, एकदम 100% पड़ता है। दूसरा है कि अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अधिगमकर्ता की परिपक्वता, सीखने की तत्परता, अनुभवात्मक पृष्ठभूमि, अभिप्रेरणा का स्तर, अधिगम के पठार, अभिवृत्ति या प्रवृत्ति क्षमता, बुद्धिमत्ता रखने की अवधि, सीखने की अवधि एवं अधिगमकर्ता की विविध आदतें अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगमकर्ता का अर्थ हुआ जो सीखने वाला है, उस पर हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर एक प्रकार का असर उस पर पड़ता है। सीखने के क्रम में हर एक चीज का असर पड़ता है। तीसरा है अध्यापक संबंधी दायित्व, मतलब एक शिक्षक का क्या दायित्व है एवं कार्य को अध्यापक के व्यक्ति द्वारा, अध्यापक के विषय पर अधिकार द्वारा, अध्यापक की संप्रेषण योग्यता, अध्यापक के व्यवहार द्वारा, व्यक्तिगत वेदों के द्वारा, शिक्षण विधि द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, बाल केंद्रित शिक्षा समय सारणी एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा अधिगम को प्रभावित किया जाता है। इन सारी चीज़ों से भी अधिगम प्रभावित होता है। चौथा है कि विद्यालय संबंधी कारकों में विद्यालय के स्वतंत्र वातावरण, शैक्षिक वातावरण, विद्यालय के संगठन, प्रशासन एवं संगठन द्वारा तथा विद्यालय के सृजनात्मक वातावरण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। तो ये सारे कारक हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अवधान के द्वारा अधिगम को प्रभावित करने की प्रक्रिया। तो पहला है अवधान उस अधिगम प्रक्रिया, प्रकरण एवं तथ्य पर केंद्रित होता है जिससे छात्रों की रुचि होती है। अतः अवधान के मूल में रुचि का समावेश पाया जाता है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, मतलब कहने का बच्चे उसी चीज को ज्यादा सीखते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। दूसरा है कि अवधान के आधार पर छात्र प्रकरण, घटना एवं अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन करता है जिससे अधिगम स्तर ऊंच होता है। यानी इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे जो होते हैं अच्छे से पढ़ते हैं और अधिगम में अपनी भूमिका काफ़ी निभाते हैं। इस प्रकार उनका विकास जो होता है वो उच्च स्तर पर होता है। तीसरा है कि अवधान में अभिप्रेरणा का समावेश होता है। छात्र स्व अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अधिगम प्रक्रिया एवं प्रकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है कि अवधान उस प्रकरण, तथ्य एवं घटनाओं पर सर्वाधिक केंद्रित होता है जो हमारे लिए आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार अवधान में आवश्यकता का समावेश होता है। पांचवा है कि अवधान उनको संतुलित गतिविधियों एवं तथ्यों को सीखने पर अधिक केंद्रित होता है जिनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, अतः अवधान में सामाजिक प्रतिष्ठा का समावेश होता है। 6 नंबर है अधिगम स्थल का वातावरण शैक्षिक एवं शांतिपूर्ण होता है तो भी अवधान के केंद्रीकरण सर्वाधिक होता है जिससे छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ता जाता है। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये, रुचि के द्वारा अधिगम को प्रभावित करने की प्रक्रिया, मतलब इंटरेस्ट के द्वारा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। पहला है शिक्षक द्वारा छात्रों में अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम गतिविधियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है।
मतलब किसी भी बच्चे में कुछ भी सीखने की अगर प्रक्रिया आती है या इसके लिए वो कुछ करना चाहता है तो वो सारा का सारा चीज़ शिक्षक के द्वारा ही आता है एक बच्चे में, जिससे उनका अधिगम स्तर ऊंच हो जाता है, मतलब ऊंच सके। शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष के वातावरण को निरस्त से रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि जब वो क्लास में जाए तो अगर क्लास नीरस है तो उसको इंटरेस्टेड बना दे, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर ऊंच हो जाए। तीसरा है कि शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण होने के अधिगम स्तर प्राप्त कर सके। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय का वातावरण इसलिए रुचिपूर्ण बनाया जाता है जिससे कि बालकों का अधिगम स्तर ऊंच हो सके। पांचवा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रचलन छात्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित होता है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर ऊंच हो जाता है। तो इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो फिर से मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।